जादुई घास का 3 लहंगा घर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक निसंतान औरत रहती थी। सुनीता का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन सुनीता जब काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सुनीता इधर उधर देखने लगती है। अरे, ये बीच रास्ते में किसका बच्चा रो रहा है? यहाँ आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा। फिर ये बच्चा किसका हो सकता है? सुनीता जब पास जाकर देखती है तो वहाँ 3 बच्चियाँ एक साथ रो रही थी। अरे, यहाँ तो 3 बच्चियाँ हैं। आखिर ये बच्चे किसके हो सकते हैं? अरे अरे, रोती नहीं बेटा, चलो चुप हो जाओ। उसके बाद सुनीता तीनों बच्चियों को उठाकर अपने घर ले आती है। घर आते ही तीनों बच्चियां चुप हो जाती है और खेलने लगती है। सुनीता उन तीनों बच्चियों को दूध पिलाकर सुला देती है और उसके माता पिता का पता लगाने के लिए गांव में जाती है। लेकिन उन तीनों बच्चियों के माता पिता का कोई पता नहीं चलता। तभी सुनीता कहती है, लगता है भगवान ने इन तीनों बच्चियों को मेरे पास भेजा है और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि मैं ही इन तीनों बच्चियों की देखभाल करूं। आज से ये तीनों बच्चियां मेरी है और आज से मैं ही इन तीनों बच्चियों का देखभाल करूंगी। ये सोचकर सुनीता तीनों बच्चियों की अच्छे से देखरेख करने लगती है। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। सुनीता बूढ़ी हो चुकी थी और सुनीता की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। सुनीता ने अपनी तीनों बेटियों का नाम काजल, रानी और प्रिया रखा था। एक दिन अचानक सुनीता की तबीयत खराब हो जाती है। तभी सुनीता की बड़ी बेटी काजल सुनीता से कहती है, माँ ये लो, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ और ये लो पानी, आप इस पानी से दवाई खा लो। माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप बस आराम किया करो। आखिर हम तीनों बेटियां आपके किस दिन काम आएंगे? हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। पर बेटी, तुम तीनों तो अभी बहुत छोटी हो। आखिर भला तुम लोगों को काम कौन देगा? माँ, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आप दवाई खाकर आराम करो और मैं और रानी दोनों काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। प्रिया, तुम माँ के पास ही रहना और माँ का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलकर काजल और रानी दोनों बहनें मिलकर काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। शाम होने वाला था। दोनों बहनें निराश होकर घर को लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे मासूम सी एक चिड़िया घायल अवस्था में दिखाई देती है। तभी काजल रानी से कहती है, अरे लगता है ये चिड़िया बहुत दर्द में है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें इस चिड़िया की मदद करनी चाहिए। और फिर दोनों बहनें उस घायल चिड़िया को उठाकर अपने घर ले आती है। उसके बाद दोनों बहनें मिलकर उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उसे पानी पिलाती है। तीनों बहनें मिलकर उस चिड़िया का बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में वो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और एक दिन वह चिड़िया बाहर उड़ने लगती है। चिड़िया को उड़ता हुआ देखकर प्रिया कहती है, अरे दीदी देखो, हमारी चिड़िया उड़ रही है। कोई बात नहीं प्रिया, उसे उड़ने दो, शायद वो अपने बच्चों के पास जाना चाह रही हो। फिर कुछ दिनों बाद ही चिड़िया वापस लौटकर घर आती है। काजल उसे खाने के लिए दाना पानी देती है, लेकिन वो चिड़िया कुछ भी नहीं खाती पीती है। तभी काजल उस चिड़िया से कहती है, अरे क्या हुआ चिड़िया रानी, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? दीदी, लगता है ये चिड़िया हमें कहीं ले जाना चाहती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, कहाँ ले जाना चाहती हो तुम हमें? तभी वो चिड़िया वहाँ से उड़ने लगती है और फिर चिड़िया के पीछे पीछे तीनों बहनें भागते हुए एक घने जंगल में पहुँच जाती है। जंगल सुनसान होने के कारण तीनों बहनें डर जाती है। तभी रानी काजल से कहती है, दीदी हमें बहुत डर लग रहा है। आखिर ये चिड़िया हमें इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई है? ये कोई चुड़ैल या भूत तो नहीं है? दीदी तुम सही कह रही हो रानी, पता नहीं ये चिड़िया हम लोगों को इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई है। मुझे तो अभी जंगल से घर जाने का रास्ता भी नहीं पता। अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है।
दीदी, हमें अब किसी तरह से यहाँ से वापस लौटना चाहिए। तीनों बहनें अब घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके सामने वही चिड़िया प्रकट होती है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती है। दीदी, ये चिड़िया तो सच में डायन निकली। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कौन हो तुम और तुम चाहती क्या हो हमसे? आखिर तुम हमें इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो? तभी वह चिड़िया एक बहुत ही सुंदर परी में बदल जाती है और काजल से कहती है, डरो मत बिटिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो हमें धोखे से इस सुनसान जंगल में क्यों लेकर आई हो? घबराओ नहीं, मैं तुम तीनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं परीलोक की सुंदरी परी हूँ और परी किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करती। मैं तुम्हें अपने साथ परीलोक में ले जाने आई हूँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और फिर सुंदरी परी इस तरह तीनों बहनों को अपने साथ परीलोक में लेकर जाती है, जहाँ पर कई वर्षों से बीमार परी एक बूढ़ी परी मानो जैसे किसी का वर्षों से इंतजार कर रही हो। तीनों बहनों को एक साथ देखकर बूढ़ी परी कहती है, अरे सुंदरी परी, तुम मेरी तीनों बेटियों को ढूंढकर मेरे पास ले आई हो। मेरी तीनों बेटियां आ गई है क्या? बोलो ना सुंदरी परी। हाँ परी माँ, मैं आपकी तीनों बेटियों को लेकर आई हूँ। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। नहीं सुंदरी परी, अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मेरा अंतिम इच्छा मेरी तीनों बेटियों को बस देखना था। अब मैं अपनी तीनों बेटियों को देख ली, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी परी वहीं पर मर जाती है। तभी काजल कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं आप लोगों को नहीं जानती और मैं इनकी बेटी नहीं हूँ। मेरी माँ का नाम सुनीता है और उन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और हम तीनों उन्हीं की बेटियाँ हैं। आप हमें जबरदस्ती यहाँ कैद करके नहीं रख सकती। हाँ परी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम सब सुनीता माँ की ही बेटियाँ हैं। आप हमें बहला फुसला कर यहाँ ले आई हो, ये बहुत गलत बात है। काजल, रानी और प्रिया, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ कोई जबरदस्ती रखने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बताने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। ये सारी बातें आज से 15 साल पहले की है, जब हम परियों पर दुष्ट चुड़ैलों ने हमला कर दिया था। उन चुड़ैलों से तुम तीनों की जान बचाने के लिए तुम्हें रास्ते के किनारे पर छोड़कर आ गई थी और उसके बाद सभी परियां एक साथ मिलकर उस दुष्ट चुड़ैल पर हमला करने लगी और फिर 15 साल बाद हम सभी परियों ने मिलकर उस दुष्ट चुड़ैल से अपने आप को आजाद कराया। तुम्हारी माँ यानी कि हमारी सबसे बड़ी परी, उनका उस दुष्ट चुड़ैलों से हमें बचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा। अफसोस तो बस इस बात का है कि अब वो हम सबके बीच नहीं रही। तुम्हारी माँ तुम तीनों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने तुम तीनों के लिए 3 बहुत ही खूबसूरत घास के लहंगों का घर बनाया है और अब समय आ गया है। मैं उन तीनों घास के लहंगों के घर को अब तुम तीनों बहनों को सौंपना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ की यही अंतिम इच्छा थी। तीनों बहनें बहुत ही हैरानी से सुंदरी परी की बातें सुन रही थी। तभी सुंदरी परी अपनी जादुई छड़ी से 3 घास का लहंगा घर देते हुए तीनों बहनों से बोलती है, सुनो, ये कोई मामूली घास का लहंगा घर नहीं है, बल्कि ये जादुई घास का लहंगा घर है। इस तीनों घास के लहंगे के घर को किसी खुले मैदान में रख देना और फिर तुम तीनों खुशी खुशी इस जादुई घास के लहंगे के घर में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती है और वह सुंदरी परी का धन्यवाद कर परी लोक से जादुई घास का लहंगा घर लेकर वापस अपने घर आ जाती है और फिर अपनी माँ सुनीता को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर सुनीता रोने लगती है और अपनी बेटियों से बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे प्यार में स्वार्थी हो गई थी। मैंने तुम तीनों से झूठ बोला था कि तुम तीनों मेरी बेटी हो, क्योंकि मुझे हमेशा से डर लगता रहता था कि सारी सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम तीनों मुझे छोड़कर न चली जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी। तुम्हारी असली माँ वो बूढ़ी रानी परी ही है। उन परी ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है। नहीं माँ, आप ऐसे मत बोलो। हम तीनों कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आज से हम तीनों की माँ आप ही हो।
आओ माँ, चलो बूढ़ी परी माँ की दी हुई जादुई घास के लहंगों के घर में चलते हैं। और फिर इस तरह से तीनों बहनें जादुई घास के लहंगों के घर के अंदर जाती है। जादुई घास के लहंगे के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह घर बहुत ही सुंदर था। अब सुनीता और उसकी तीनों बेटियां जादुई घास के लहंगों के घर में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। रूपा का जादुई पैसों का लहंगा। एक गांव में सुशीला अपने पति रमेश और अपनी 5 साल की बेटी रूपा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रूपा का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। और रूपा की माँ सुशीला 8 महीने की गर्भवती थी और उसके पति रमेश अपना घर चलाने के लिए लकड़हारे का काम किया करते थे। लेकिन इस काम से भी उनका घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता था। और वहीं रमेश का बड़ा भाई सुरेश और उसकी पत्नी मीना भी उसी गांव में रहा करते थे। लेकिन वो लोग रमेश के परिवार से बहुत ज्यादा अमीर थे। उनके पास बहुत पैसा था, क्योंकि रमेश एक व्यापारी था और इसी वजह से उन लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। लेकिन उन लोगों के पास एक चीज की कमी थी कि मीना कभी भी सुशीला की तरह मां नहीं बन सकती थी और इसी वजह से वो सुशीला से बहुत जला करती थी। देख रहे हैं आप, यहाँ मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और वहाँ वो सुशीला अब दूसरा बच्चा पैदा करने जा रही है। यही तो सोचने वाली बात है मीना कि अगर इस बार उसको लड़का पैदा हो गया ना तो मेरा छोटा भाई पूरे गांव में सीना चौड़ा करके घूमेगा और मुझे उसके सामने सर झुका कर चलना पड़ेगा और मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया ना तो मैं उस सुशीला के साथ साथ उसके बेटे को भी जान से मार दूंगी। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पूरे गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने का बस एक यही तरीका है। और ऐसी ही वहाँ रूपा बड़ी ही बेसब्री से अपने छोटे भाई के आने का इंतजार कर रही होती है और वो भी कभी कभी अपने पिता के काम में उनकी मदद कर दिया करती थी। और ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और एक दिन रमेश बाजार में लकड़ियाँ बेचने गया होता है कि तभी उस दिन घर पर सुशीला को अचानक से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये अचानक से मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे का बाहर आने का समय तो नहीं हो गया है? लेकिन मैं ऐसे में किससे मदद मांगू? रूपा के पिताजी भी घर पर नहीं हैं। माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? आप यहीं रुकिए, मैं पिताजी को अभी बुला कर लाती हूँ। रूपा इतना कहकर जा ही रही होती है कि उतने में वहाँ पर सुरेश और उसकी पत्नी मीना आ जाते हैं और वो कहते हैं, अरे रूपा बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम यहीं रुको, मैं रमेश को बुला कर लाता हूँ। तब तक मीना, तुम सुशीला को संभालो। इतना कहकर सुरेश मीना को घर पर छोड़कर रमेश को बुलाने बाजार चला गया। अरे भाई रमेश, जल्दी घर चल, तेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भैया, क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो है ना? चलिए जल्दी घर चलिए। और इस तरह रमेश अपनी सारी लकड़ियां वहीं पर छोड़कर भागते हुए अपने घर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे सुरेश भी भागने लगता है। लेकिन बाजार से घर जाने के रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता है और इसी बात का फायदा उठाकर सुरेश एक बड़ा पत्थर उठाता है और रमेश के सर पर मार देता है, जिसकी वजह से रमेश अपना वहीं पर दम तोड़ देता है और सुरेश उसकी लाश उठाकर एक जंगल में बने कुएं में डाल देता है। और ऐसी ही घर पर जब सुशीला जैसे तैसे करके एक बेटे को जन्म देती है तो ये देखकर मीना का गुस्से से दिमाग घूम गया और वो मन ही मन कहती है, आखिरकार इसने एक बेटे को जन्म दे ही दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ना तो अब ये रहेगी और ना ही इसका बेटा। लेकिन इससे पहले मुझे इस रूपा की बच्ची को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे रूपा बेटा, तुम क्या बस यहाँ खड़ी खड़ी अपने भाई को देखती रहोगी? उसके लिए दूध लेकर नहीं आओगी? जी, मैं अभी पड़ोस वाले काका से दूध मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर रूपा घर से बाहर चली जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर मीना अपनी देवरानी का गला दबाकर उसकी जान ले लेती है और उसके बेटे के मुंह में जहर डालकर उसे एक जंगल के बीचों बीच छोड़ आती है।
लेकिन उसे अपने भाई को घर से ले जाता देख रूपा कहती है, ये ताई जी मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रही है और माँ कहाँ है? इतना कहकर रूपा जब अपने घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी थी और ये देखकर रूपा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ आंखें खोलिए ना, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? और इस तरह रूपा जोर जोर से रोने लगती है और मीना ये सोचकर रूपा के भाई को जंगल में छोड़ आती है कि शायद उसे कोई जंगली जानवर खा लेगा। और ऐसे ही रमेश और मीना का प्लान सफल हो जाता है। लेकिन रूपा की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद उसी जंगल में एक मनमोहन नाम का शिकारी शिकार करने आता है। लेकिन जब उसकी नजर उस नवजात बच्चे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे इतने घने जंगल में भला इस नवजात बच्चे को कौन छोड़कर चला गया? पता नहीं ये बच्चा जिंदा भी है या नहीं। इतना कहकर मनमोहन जैसे ही उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है तो वो देखता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। अरे इस बच्चे की सांसें तो चल रही है, इसका मतलब ये बच्चा अभी जिंदा है। इसे मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना कहकर मनमोहन उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। क्योंकि मनमोहन बहुत ही पैसे वाला था, इसलिए वो बच्चे का अच्छे से इलाज करवाता है, जिसके बाद उस बच्चे की जान बच जाती है और वो मनमोहन को ही अपना पिता मानने लगता है। और उधर बेचारी रूपा अपनी माँ का जैसे तैसे अंतिम संस्कार करके अपने पिता को पूरे गांव में ढूंढने लगती है। लेकिन रमेश उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अब रमेश भी इस दुनिया में नहीं था। और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और रूपा अपना पेट पालने के लिए कम उम्र में ही अपने पिता की तरह बाजार में लकड़ियां बेचना शुरू कर देती है। लेकिन सुरेश और मीना से रूपा की ये खुशी भी नहीं देखी जाती और वो उसे उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे ओ रूपा की बच्ची, ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं, इसलिए निकल जाए इस घर से। नहीं, ये घर मेरा है, मेरे पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से इसे बनाया था। अरे अब तेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अब इस घर का मालिक मैं हूँ, इसलिए चल निकल यहाँ से। इतना कहकर सुरेश बड़ी ही बेरहमी से रूपा को घर से बाहर निकाल देता है और रमेश की सारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है। और बेचारी रूपा जंगल में जाकर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मुझे सब पता है माँ और पिताजी कि आप लोगों की जान किसने ली है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन दोनों को सजा दिलवा कर रहूंगी। और इस तरह रूपा जंगल में ही रहकर बड़ी होने लगती है और वो अपना पेट पालने के लिए जंगल से ही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी और इससे ही रूपा अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी। और या फिर वो जंगल से ही फल तोड़कर अपना पेट भर लिया करती थी। और इसी तरह रूपा अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और वहाँ रूपा का छोटा भाई भी मनमोहन के साथ रहकर बड़ा होने लगता है और मनमोहन उसका नाम विवेक रखता है और विवेक पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा घमंड आ जाता है और वो अपने घर के नौकरों से बदतमीजी से बात करने लगता है। अरे तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे उठते ही मेरे कमरे में कॉफी भिजवा दिया करो, लेकिन शायद तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती है। चलो जाओ यहाँ से। और इसी तरह जंगल में रहते रहते रूपा भी अब बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते हैं और उसके कपड़े लकड़ियां काटते समय जगह जगह से फट जाते हैं। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए कोई नया कपड़ा खरीद सके। काश अगर माँ और पिताजी आज जिंदा होते तो मुझे इस तरह से जीवन नहीं जीना पड़ता और न ही मुझे ये कटे फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते। इतना कहकर रूपा लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने चली जाती है, लेकिन बाजार में पहुंचते ही गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वाह वाह, इस रूपा के तो नए डिजाइन के कपड़ों को देखकर मजा ही आ जाता है। पता नहीं कहां से लेकर आती है ऐसे नए डिजाइन के कपड़े। अरे इस बेशरम को तो शर्म ही नहीं है, गांव के मर्दों के सामने कैसे फटे हुए कपड़े पहनकर चल रही है।
रूपा गांव वालों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बिना लकड़ियां बेचे वहां से भागकर वापस जंगल में आ जाती है और उसी कुएं के पास खड़ी होकर वो रोते हुए कहती है, क्यों भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग मेरी गरीब परिस्थितियों को देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। अरे जिन लोगों ने मेरे माता पिता और मेरे छोटे भाई को मुझसे छीन लिया, उन लोगों को कोई क्यों नहीं सजा देता? क्यों हर कोई मुझ पर ही उंगली उठाता है? बचपन से लेकर आज तक लोगों के ताने सुनती आई हूँ, लेकिन अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आज मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर रूपा जैसे ही उस कुएं में कूदने जा ही रही होती है कि उतने में ही उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। ऐसा मत कर मेरी बच्ची, अगर तू भी लाचार होकर अपनी जान दे देगी तो हमारे अपराधियों को कौन सजा दिलवाएगा जो इस समय आजाद घूम रहे हैं? पिताजी, मुझे सब पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस दुनिया के ताने को और नहीं सुन सकती हूं। यहाँ हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं करता। और वो लोग तो इतने पैसे वाले हैं, भला मैं उन लोगों का सामना कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तू उसकी चिंता मत कर मेरी बच्ची, उसके लिए मैं तुझे ये जादुई पैसों का लहंगा दे रहा हूँ। ये जादुई पैसों का लहंगा तेरी हर तरीके से मदद करेगा और तुझे तेरे छोटे भाई तक भी पहुँचाएगा। क्या मेरा छोटा भाई, क्या वो अभी जिंदा है? हाँ मेरी बच्ची, तेरा छोटा भाई जिंदा है और उस तक तुझे ये जादुई लहंगा ही ले जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आपने ना होकर भी मेरी इतनी मदद की है, मुझे हौसला दिया है। अब देखना मैं आपके कातिलों को कैसे सजा दिलवाती हूँ। इतना कहकर रूपा उस जादुई पैसे के लहंगे को पहनकर उससे कहती है, हे मेरे जादुई पैसों के लहंगे, मुझे मेरे भाई का पता बताओ। रूपा के इतना कहते ही उस लहंगे में से एक रोशनी निकलती है जिसमें रूपा को उसका छोटा भाई दिखाई देता है और ये देखकर रूपा बहुत खुश हो जाती है और वो उस जादुई पैसों के लहंगे की मदद से अपने छोटे भाई के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। दीदी, मेरी दीदी, आप कहाँ थी? विवेक, मेरा भाई, मैंने तुझे कितना याद किया, लेकिन आज तो मुझे मिल ही गया। इतना कहकर रूपा विवेक को गले लगा लेती है और विवेक को भी अपनी बड़ी बहन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और विवेक रूपा के साथ जाकर सुरेश और मीना के खिलाफ केस करता है और उन्हें फांसी की सजा दिलवाता है और अपने माता पिता को इंसाफ दिलवाता है और इस तरह जादुई पैसों के लहंगे की मदद से वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ये कहानी आज से कई साल पहले की है, जब पुरुषों का काम सिर्फ जंगल में शिकार करना होता था और महिलाओं का काम शिकार का भोजन पकाना और घर के बाकी के काम करना था। उसी समय की ये बात है। मंगली नाम की एक लड़की अपने 7 बड़े भाइयों की दुलारी बहन थी। मंगली अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी और उनका हर कहना मानती थी। मंगली का अपना 7 भाइयों के अलावा कोई नहीं था। एक दिन मंगली अपने भाइयों के लिए साग बना रही थी। इस साग को तोड़ने में तो काफी समय लग गया, जल्दी से अब इसे काट कर बना देती हूँ, भैया आने वाले ही होंगे। ये सोचकर मंगली जल्दी जल्दी साग काटने लगती है, तभी गलती से उसका एक उंगली कट जाता है और खून बहने लगता है। अब क्या करूं? अगर ये साग फेंकती तो भैया को भूखा ही सोना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसी साग को बना देती हूँ। ये सोचकर मंगली जल्दी जल्दी उसी साग को बना देती है और रात में जब उसके 7 भाई आते हैं तो वह वही साग अपने 7 भाइयों को खाने को देती है। अरे वाह बहन, यह साग तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। आखिर इसमें क्या खास मिलाया है? हाँ भैया, हमने इससे पहले भी साग खाए हैं, लेकिन इस साग का स्वाद ही अद्भुत है। हाँ बहन, बताओ ना, तुमने ये साग कैसे बनाया और इसमें क्या क्या मिलाया है? ये सुनकर मंगली थोड़ी सी सहम जाती है। अब क्या करूं? अगर भाइयों को उंगली कटने वाली बात बोलूंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कुछ नहीं भैया, जैसे हमेशा बनाती हूँ बस वैसे ही बनाई हूँ। ये सुनकर सभी भाई खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन फिर उनके भाई ने मंगली को वैसा ही साग बनाने को कहा और अपने भाइयों के लिए मंगली ने फिर से वही साग बनाया।
लेकिन इस बार उनके भाइयों को साग का पहले वाला वो स्वाद नहीं मिला। मंगली के भाइयों ने मंगली से 3-4 दिन लगातार वही साग बनाने को कहा, लेकिन उन्हें उस दिन वाला स्वाद नहीं मिला। मंगली के भाइयों के दिमाग पर उस दिन वाला स्वादिष्ट साग चढ़ चुका था और वह वही साग खाने के लिए बेचैन था। बहन, तू ठीक से याद कर, उस दिन साग में तूने ऐसा क्या मिलाया था जिससे साग इतना स्वादिष्ट बना था? उसके बाद मजबूर होकर मंगली ने डरते हुए अपने भाइयों से उंगली कटने वाली बात बता दी। सच्चाई जानने के बाद उसके बड़े भाई के मन में लालच आ गया और वो अपने बाकी के भाइयों से बोला, भाई, अगर बहन का एक बूंद खून इतना स्वादिष्ट है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बात तो आप सही कह रहे हो भाई। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वो हमारी बहन है, हम भला उसकी मांस कैसे खा सकते हैं? तू चुप कर, दुनिया में जीवा स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब तो हमारी आत्मा बहन के मांस खाने से ही तृप्त होगी। इस तरह से छोटे भाई को छोड़कर बाकी के सभी भाई बहन को मारकर उसके मांस खाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर मंगली दूर खड़ी अपने भाइयों की ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी और उसके आंखों से आंसू की धारा बहे जा रही थी। हे भगवान, क्या सच में मेरे भाई मुझे मारकर खाने की इच्छा रखते हैं? मंगली चुप होने के बाद घर के कामों में लग जाती है और अपने भाइयों से कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन उसके भाई मंगली को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं और एक लकड़ी के बने मचान के पास जाकर बोलते हैं, बहन, तुम इसी मचान के ऊपर जाकर बैठ जाओ, तब तक हम शिकार करके आते हैं। यहाँ पर तुम्हें जंगली जानवर से भी कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है भैया। मंगली अपने भाइयों की नियत को भाप जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन मंगली अपने भाइयों के खातिर मचान पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसके सातों भाई अपने तीर धनुष लेकर एक ऊंचे टीले पर जाकर अपनी बहन के ऊपर निशाना लगाते हैं। तभी वो तीर मंगली को न लगकर उसके पास ही जाकर गिरती है। भैया, अगर मारना ही है तो तीर इधर उधर क्यों छोड़ रहे हो? तीर को सीधा मेरे सीने में मारो। उसके बाद मंगली के 6 भाई बारी बारी से अपने तीर से मंगली के ऊपर निशाना लगाते हैं, लेकिन किसी का भी तीर मंगली को नहीं लगता है। मंगली फिर से उसी बात को दोहराती है, भैया, मारना ही है तो तीर मेरे सीने पे मारो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो? अब मंगली के सबसे छोटे भाई की बारी थी, जिसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपने बाकी के भाइयों के डर से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। भैया, प्लीज बहन को छोड़ दीजिए, वो हमारी बहन है, मैं ये नहीं कर सकता। देख, जो कहा है वो कर, वरना आज बहन के साथ हम तुझे भी मार कर खा जाएंगे। उसके बाद उसका छोटा भाई उदास मन से तीर को अपनी बहन की तरफ न मारकर दूसरी तरफ निशाना लगाता है। तभी बहन फिर से कहती है, छोटे भैया, अगर मुझे मारना ही है तो तीर सीधे मेरे सीने में मारो। मंगली के इतना कहते ही छोटे भाई का तीर जाकर सीधा मंगली के सीने में लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर सभी भाई बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत रोने लगता है। अबे, अब तुझे क्या हुआ? लगता है कि हमें अब तुझे भी बहन की तरह ऊपर पहुंचाना होगा। चल अब जा, जंगल से जाकर सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आ, ताकि हम इसे काट कर उसका मांस पका सके। पर याद रखना, आने में देरी हुई तो अच्छा नहीं होगा। छोटा भाई रोते हुए जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है, लेकिन उसके पास उस लकड़ियों को बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं होती है। तभी वहाँ एक नागिन आती है। तुम इस घने जंगल में क्यों रो रहे हो? क्या बताऊँ नागिन जी, मेरे भाई ने बिना रस्सी के मुझे जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा है। अगर मैं समय से लकड़ियाँ लेकर नहीं पहुँचा तो वो मुझे भी मेरी बहन की तरह मुझे मार डालेंगे। बस इतनी सी बात, तुम रोना बंद करो। मैं इन लकड़ियों को अपने शरीर से रस्सी की तरह बांध लेती हूँ। तुम जब अपने भाई के पास पहुँचोगे तो मैं वहाँ से फुर्ती से चली जाऊंगी, जिससे तुम्हारे भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद उसने वैसा ही किया। उधर उसके सभी भाई छोटे भाई के इस काम से हैरान थे कि कैसे उसका छोटा भाई बिना रस्सी के इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आ गया। अरे, इन सब बातों को छोड़ो, अब इसे जल्दी से काटकर इसे पकाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद सभी भाई मिलकर मंगली के मांस को काटकर उसे पकाते हैं
और रात में सभी भाई उसके मांस को बांटकर खाने के लिए बैठते हैं। तभी मंगली का छोटा भाई अपने भाइयों से छुपकर उस मांस को जमीन के नीचे गाड़ देता है। ये सब मंगली की आत्मा दूर से देख रही होती है। तभी जिस जगह पर मंगली के छोटे भाई ने अपनी बहन के मांस को गाड़ा था, वहाँ पर गुलमोहर का पेड़ उग जाता है और मंगली की आत्मा उस गुलमोहर के पेड़ में समा जाती है। इस घटना को कई वर्ष बीत जाते हैं। काफी दिनों बाद उस जंगल में एक लकड़हारा आता है। अरे, ये गुलमोहर का पेड़ तो बहुत ही सुंदर है। आज तक ऐसा पेड़ मैंने नहीं देखा। इस लकड़ी की मुझे बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये सोचकर लकड़हारे उस पेड़ को काटने लगता है। तभी उस पेड़ में से एक सुरीली सी आवाज आती है, मत काटने लकड़हारे इस पेड़ को, ये पेड़ मेरे भैया ने लगाया है। अरे, ये तो गाना गाने वाला पेड़ है। अगर मैं इसे काट कर इसका गिटार बना के बेचा तो मुझे इसके ज्यादा पैसे मिलेंगे। लकड़हारे उस लकड़ी को काट कर ले आता है और उसे गिटार बनाकर बेचने लगता है। तभी एक दिन मंगली का छोटा भाई बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर उस गिटार पर जाती है। उसने उस गिटार को जैसे ही बजाया, उससे बहुत ही मधुर आवाज निकली, जो बिल्कुल उसकी बहन की आवाज से मिलती थी। ये देखकर उसके छोटे भाई ने उस लकड़हारे को मुंह मांगी रकम देकर वह गिटार उससे खरीद लेता है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है और पैसे कहाँ हैं जो तुम आज शहर से लाने वाले थे? भैया, उसका तो मैं ये गिटार ले आया। क्या ये मामूली से गिटार के बदले वो सारी सोने की अशर्फियाँ दे आया? अरे मूर्ख, मैंने तुझे उस दिन अपनी बहन के साथ मार दिया होता तो ही अच्छा होता। अब निकल जा मेरे घर से। उसके बाद उसका छोटा भाई उस गिटार को लेकर उस घर से निकल जाता है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। जब भी मंगली का भाई उस गिटार को बजाता, उसे उससे अपनी बहन की मधुर संगीत की आवाज आती। उसके बाद मंगली का छोटा भाई गिटार को रखकर काम की तलाश में शहर जाता है। जब वो लौटकर घर वापस आता है तो देखता है कि उसका झोपड़ी एक अच्छे से मकान में बदल गया है और घर में खाने के लिए तरह तरह के पकवान रखे हैं और अलमीरे में भी खूब सारे पैसे रखे हैं। ये कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ से गया था तब तो यहाँ पर कुछ नहीं था, फिर ये सब? वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गिटार पर जाती है और वो उसे लेकर बजाने लगता है और फिर अपनी बहन को याद करके सो जाता है। अगले दिन फिर जब वो घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है तो देखता है आज फिर से घर में खाने के अच्छे अच्छे पकवान बने हैं और पूरा घर साफ सुथरा है और जूठे सारे बर्तन धुले हुए हैं। छोटा भाई खाना खाकर गिटार बजाकर सो जाता है। अगले दिन वो काम की तलाश में घर से निकलने का बहाना करता है और अपने ही घर में रखे एक अलमीरा के पीछे छुप जाता है। काफी देर हो जाने के बाद वह देखता है कि उस गिटार में से उसकी बहन बाहर आती है और वो घर के सारे कामों में लग जाती है। खाना बनाकर खाना परोसने के बाद उसकी बहन उसी गिटार में वापस जाकर समा जाती है। अरे, ये तो मेरी प्यारी बहन है। बहन, मैं तुझे एक बार खो चुका हूँ। इस बार मैं आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। अगले दिन फिर वह काम पर जाने का बहाना करके अलमीरा के पीछे छुप जाता है और जब उसकी बहन सारा काम करके वापस से उस गिटार के अंदर जाने लगती है, तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उस गिटार को जल्दी से जला देता है। बहन, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं तुमसे अलग होकर नहीं रह सकता। अब मुझे छोड़कर मत जाना। गिटार के जलते ही मंगली फिर से इंसानी रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद दोनों भाई बहन प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।